मैं केमिस्ट्री फैकल्टी आप सबका स्वागत करता हूं बिग एजुकेशन ग्रुप ई-सरल पर। तो बच्चों आपका सबका स्वागत है और आज हम रिवीजन सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे इस पार्ट के अंदर है वीएससीपीआर थ्योरी है, हाइब्रिडेशन है, ओवरलैपिंग है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर माइंड मैप को जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि माइंड मैप रिवीजन को कंप्लीट करने में हमारी काफी हेल्प करता है। तो इस सीरीज का माइंड मैप आपको कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं, तो माइंड मैप को आप एक बार जरूर रीड करें। और बच्चों साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम आपको समय समय पर इस चीज का नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले थे वीएससीपीआर थ्योरी को ना। वीएससीपीआर का मीनिंग क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसके नाम से पता करते हैं, इसमें दिया है वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे, उनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो इसका मीनिंग हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच रिपल्शन होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मॉलिक्यूल में उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो आज हम इस थ्योरी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करें कि भाई वैलेंस शेल की हम बात करते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर आपको दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं बच्चों। नंबर 1 पर है बॉन्ड पेयर, नंबर 2 पे मिलता है आपको लोन पेयर। बॉन्ड पेयर उन्हें कहते हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और लोन पेयर उन्हें कहते हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और वो फ्री फॉर्म में सेंट्रल एटम के चारों तरफ घूमते रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वीएससीपीआर में क्या बोला हमने ये बताया गया कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो दो टाइप के हैं, वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं। उनमें क्या होता है बच्चों? उनमें हमेशा क्या चलता रहेगा? उनमें हमेशा रिपल्शन चलता रहेगा क्योंकि दोनों ही पेयर इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत रिपल्शन रहता है बॉन्ड पेयर की वजह से और लोन पेयर की वजह से। तो भाई इस रिपल्शन से क्या होगा? इस रिपल्शन से ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल को अपने रिपल्शन को कम करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर शेप में या ज्योमेट्री में उसको अरेंज होना पड़ेगा। सभी बॉन्ड पास पास नहीं रह सकते हैं, सभी लोन पेयर पास पास नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि मैं बात करूं, एक डिस्कशन करते हैं हम कि सपोज करते हैं कि एक हॉस्टल है और हॉस्टल के अंदर दो स्टूडेंट रहते हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम बी है। ध्यान से देखिएगा, एक का नाम ए, एक का नाम बी है और ये अपने रूम में रहते हैं। सपोज करते हैं कि ए अपना जॉब करता है, जो भी उसको काम दिया जाता है, और बी भी अपना जॉब कर रहा है या नौकरी करने जाता है। भाई दोनों जॉब करने जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को वापस 7 बजे पहुंचते हैं, दोनों वापस रूम में जाते हैं। तो पता है रूम में जाने के बाद में दोनों में क्या डिस्कशन होगा? हो सकता है डिस्कशन स्टेप से हो कि भाई ए ने कहा बी से कि भाई मैं थक गया हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। बी कहेगा कि चलो मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। तो दोनों को टेंशन है खाना बनाने की या चाय बनाने की टेंशन है, तो इनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है चाय बनाने को लेकर और खाना बनाने को लेकर। ओके, नेक्स्ट रूम की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट रूम में भी दो स्टूडेंट रहते हैं जिनका नाम है सी एंड डी। इनमें सी जो स्टूडेंट है वो अपना जॉब करता है और जो डी वाला है वो कंप्लीट फ्री बैठा हुआ है। अब इसको जॉब नहीं मिली है, वो जॉब करना भी नहीं चाहता है, वो आलसी है। अब सपोज कीजिए कि जो सी है पर्सन वो जॉब करने जाता है मॉर्निंग में 8 बजे, शाम को आता है 7 बजे। तो जब वो 7 बजे पहुंचेगा तो वो डी से क्या कहेगा? डी से कहेगा कि भाई डी मेरे लिए चाय बना दो। तो डी उसको क्या आंसर देगा? डी आंसर देगा कि मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं क्यों बनाऊं। फिर सी बोलेगा कि भाई सी ने कहा डी से कि भाई मैं दिन भर जॉब करता हूँ, कमाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, इसी तेरे से बोल रहा हूँ। तो डी ने क्या कहा? डी ने कहा कि भाई तू मेरे लिए थोड़ी कमाता है, तू अपने लिए कमाता है। तो दोनों में क्या हुआ बच्चों? दोनों में थोड़ा रिपल्शन, झगड़ा हमें तेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं रूम नंबर 3 की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट और है जिसका नाम है ई, एक और यहाँ पर एफ। और इस बार दोनों के दोनों स्टूडेंट ही फ्री फॉर्म में रखे हुए हैं। यहाँ भी ये फ्री फॉर्म में रखा हुआ है। अब ये दोनों फ्री हैं, कोई काम करते नहीं है, तो दोनों में दिन भर क्या होगा? किसी न किसी काम को लेकर झगड़ा चलता रहेगा। कभी आज तू साफ करना है रूम को, आज तेरे को बेडशीट को नहीं लगानी है, तेरे को खाना बनाना है, तेरे को चाय बनाना है। इस टाइप से दिन भर ही झगड़ा करते रहेंगे क्योंकि ये दोनों फ्री हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या हुआ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो फ्री वाले स्टूडेंट थे उनको मैं मान लेता हूँ लोन पेयर, क्योंकि हमने जानते हैं कि लोन पेयर फ्री रहते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट मैं जो सेकंड नंबर का रूम है उसकी मैं बात करूं तो वहां पर सी अपना काम कर रहा है, मतलब वो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बनाने का काम उसका है, और डी कोई काम नहीं करता है, मतलब वो लोन पेयर है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ए और बी की। यहाँ पर दोनों ही अपना काम करते हैं, इट मीन्स ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि यदि किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 1 से ज़्यादा है तो उनमें रिपल्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन थोड़ा कम मिलता है, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन सबसे कम मिलता है। तो हमने यहाँ पर रिपल्शन का ऑर्डर नोट किया, और हमने ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो रिपल्शन है वो किसके बीच में होगा बच्चों, वो होगा लोन पेयर के बीच में, ओके। और सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल को एक शेप में आना ही पड़ेगा, उसको एक पर्टिकुलर बॉन्ड में उसको अपने आप को अरेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखें, मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन में 4 बॉन्ड होते हैं बच्चों, लेकिन हम कभी भी उसको इस टाइप से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं, और 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल रिपल्शन के बाद एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल स्पीशीज कहते हैं। तो VSEPR वाले साइंटिस्ट ने क्या कहा हमसे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिल जाती है। तो मेन एम हमारा यही है यहाँ पर कि किसी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री किस टाइप की है, बॉन्ड एंगल किस टाइप का है, बॉन्ड लेंथ कितनी लार्ज है, कितनी स्मॉल है, इसलिए हम पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ओके। फिर हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम। आपको ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम के हमेशा चारों तरफ रहते हैं, ओके। चारों तरफ हमने उसको बनाया है, और डायग्राम में इसको हम कभी कभी इस टाइप से शो कर देते हैं, इस टाइप से इसको हम एलियंस टाइप का फेस बना के शो कर देते हैं कि भाई 2 ऊपर आंखें दिख रही है हमें, एलियंस की जैसे होती है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। लेकिन वो क्या होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, उसके सब तरफ ही घूमता रहता है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ रहता है, ओके। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं बच्चों यदि हम बात करें कि यदि कहीं पर बॉन्ड ज़्यादा है, बॉन्ड के नंबर ज़्यादा है एटम्स के बीच में, तो भी हमने पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर ज़्यादा होंगे तो उनमें रिपल्शन भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। यदि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड पर रिपल्शन ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें, वो मिलेगा हमें मैक्सिमम बॉन्ड जहाँ पर होंगे वहाँ पर रिपल्शन हमें ज़्यादा मिलेगा, ओके। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि VSEPR को मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया हाइब्रिडेशन के अंदर। तो भाई VSEPR ने हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का शेप, बॉन्ड एंगल इस टाइप को हमें शो किया। अब इसके बाद में जब VSEPR का सारा काम खत्म हो चुका है, उसने हमें शेप भी बता दिया कि फलाना मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होगा, कोई बेंट होगा, कोई ज्योमेट्रिकल होगा, डिफरेंट टाइप के हमें शेप बता दिए। तो भाई हमें हाइब्रिडेशन जैसे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों रही, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जब हमें शेप पता लग चुका है तो हम हाइब्रिडेशन क्यों निकालें। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम है बेरिलियम डाइक्लोराइड। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ करूँगा, BeCl एंड Cl, ठीक है। शेप का नाम आया बच्चों लीनियर। ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करी किसने, VSEPR थ्योरी ने। अभी हम VSEPR थ्योरी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि जो BeCl2 है उसमें बॉन्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम को मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया 2 बॉन्ड बनाने के लिए, तो S का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, पहुंचेगा P के अंदर, ओके। यहाँ से मैंने इसको कर दिया एक्साइट। और जो क्लोरीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, वो होते हैं P वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि P में ही एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, वही बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये 1Cl, ये सेकेंड नंबर का Cl हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि बॉन्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। यदि मैं इसकी शेयरिंग इससे कराता हूँ तो यहाँ पे काम आया है एक बॉन्ड में S, दूसरा काम आया है क्लोरीन का P। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन जो P वाला है क्लोरीन का, उसकी शेयरिंग कर लेता हूँ बेरिलियम के P के साथ में, तो यहाँ पे बॉन्ड बनता है P और P के बीच में, ओके। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड में 2 टाइप के बॉन्ड हैं, एक sp है, एक pp है। अब हमने VSEPR वालों से पूछा कि भाई BeCl2 में 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, sp एंड pp।
तो क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड लेंथ लार्ज होगी, कौन सी स्मॉल होगी? तो भाई हम लोगों का जनरली आंसर आता है कि भाई sp वाली को हम स्मॉल बोल देते हैं क्योंकि s न्यूक्लियस के पास होता है। जबकि हमने इसको जब चेक किया तो पता लगा कि बेरिलियम डाइक्लोराइड के दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों, सेम है। यहाँ पर इसका डेटा हम चेक करते हैं तो दोनों का डेटा क्या रहेगा, सेम ही हमें दिखाई देगा। तो बच्चों अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि भाई जब डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है, डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, तो बॉन्ड की लेंथ वहां पर सेम क्यों है? सेम क्यों है इसका हमें आंसर देने वाले हैं कौन, हाइब्रिडेशन वाले साइंटिस्ट देंगे। यहाँ पर उन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया कि भाई BsL2 के अंदर आपने बॉन्डिंग करी है वो ठीक है, लेकिन ये 100% ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा हमसे, उन्होंने ये बोला कि भाई सबसे पहले क्या होता है कि जो बेरिलियम सेंट्रल एटम है उसके ऐसे ऑर्बिटल जिनको बॉन्डिंग करनी है पहले वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं। क्या होते हैं, वो मिक्स होते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास में यहाँ पर है एक s ऑर्बिटल है बेरिलियम का, ये मैंने s को ड्रॉ किया। यहाँ पर एक p ऑर्बिटल भी है, p को मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया। दोनों ऑर्बिटल किसके हैं बच्चों, ये बेरिलियम के ऑर्बिटल हैं जो इन्हें बॉन्डिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों ये मिक्स हो जाते हैं। मिक्स कैसे करते हैं हम, ये s हुआ और p यहाँ पे मिक्सिंग होने के लिए आया और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ये हो गया कंप्लीट मिक्सिंग। अबे मिक्सिंग के बाद क्या हुआ, मिक्सिंग के बाद में यहाँ पर कुछ नया बनता है। कुछ नया क्या बना, वो बनता है कुछ इस टाइप का बनता है। ये हमने इसको ड्रॉ किया ऐसा और कुछ ऐसा। इन्हें हमने नाम दिया है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला इसको हमने यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये किसके ऑर्बिटल्स अभी, बेरिलियम के हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल के कैरेक्टर्स हैं, ये बनता है sp से, ये बनता है sp से। तो यहाँ पर sp ने मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि बेरिलियम के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अपने आप को एक ज्योमेट्री में रीअरेंज करेंगे। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने शो करे हैं वो दूर दूर रहे ताकि उनमें रिपल्शन ना हो। तो दोनों ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं। इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या है बच्चों, इनका नाम हुआ sp ऑर्बिटल्स एंड sp ऑर्बिटल्स। और कौन से एटम के ये, बेरिलियम के हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब Cl को आना पड़ेगा। Cl का कौन सा ऑर्बिटल काम आएगा, यहाँ पर p वाला ऑर्बिटल काम आने वाला है। तो यहाँ पर हमने p से इसकी ओवरलैपिंग कंप्लीट कर दी है और यहाँ भी हमने p को इससे ओवरलैप करा दिया है। तो भाई आप ध्यान से देखेंगे, आप आसपास Cl है, बीच में यहाँ पर ये बेरिलियम था, सेंटर से p की डिस्टेंस और p के डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। ओके, क्या मिली हमें यहाँ पर, सेम दिखाई दी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें जो पहला वाला क्वेश्चन था जहाँ पर हमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट शो करनी पड़ रही थी, अब हमें वहाँ पर सेम शो कर रहे हैं। इसका मीनिंग हमने ये निकाला, फाइंड किया कि सबसे पहले सेंट्रल एटम को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन में होता क्या है कि वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको मिक्स किया है। मिक्स होने के बाद वो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने नंबर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में अदर एटम उनसे बॉन्डिंग करने आता है, जैसे कि यहाँ पर Cl था। ओके, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया हाइब्रिडेशन नाम दिया। और हाइब्रिडेशन में जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे वही टाइप का क्या होगा, उस टाइप का हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन का नंबर बोल सकते हैं या उसका नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने sp को मिक्स किया, ये s को और p को मिक्स किया था, तो उसका नाम क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। तो VSEPR हमें बता रहा है शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, और हाइब्रिडेशन में बता रहा है कि कौन कौन से ऑर्बिटल वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास हाइब्रिडेशन का एक सिंपल प्रोसेस। अब भाई आपको हाइब्रिडेशन फाइंड करना है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसके आपके पास दो तरीके हैं। नंबर वन क्या है, नंबर वन मेथड है कि आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा जो सिंपल मेथड वो नोट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहला है पॉइंट यहाँ पर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाना है। यदि आपको बनाना आता है तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आप डायग्राम बना लें। उसका पहले डायग्राम को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के आपको नंबर पता करने हैं
और लोन पेयर पता करना है। दोनों को प्लस करने पे जो भी डेटा आएगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन उसको हम बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि दी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को आपने प्लस किया किसी भी मॉलिक्यूल में, जो एटम बॉन्ड बना रहा है उसके अंदर आपने देखा कि उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर दोनों को प्लस कर देंगे। यदि उसकी वैल्यू आती है 2 तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर 2 ऑर्बिटल काम आएंगे, सबसे पहले एस एंड पी। यदि वहां पर इनका सम आता है 3 तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक एस ऑर्बिटल होगा और पी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से ओनली 2 ही यूज में होंगे। 4 की हम बात करें तो यहाँ पर एस के साथ में 3 ऑर्बिटल काम आ जाएंगे। हम 5 की बात करें तो sp3 के साथ में d भी आ जाएगा। हम 6 की बात करें यहाँ पर तो sp3 d2 काम आ जाएगा। 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर sp3 d3 भी काम आता है। ओके, तो हम ये ध्यान से देख रहे हैं कि इनके सम के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडेशन को 1 2 3 4 5 6 मोस्टली हम 6 पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं। और भी टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं, लेकिन अभी हमें केमिकल बॉन्डिंग में इतना डिस्कस करना है कि अभी 6 टाइप के हाइब्रिडेशन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर मेथड नंबर हम 2 की बात करें बच्चों, तो मेथड नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी में क्या होगा कि आपको क्या करना है, आपको कोई भी मॉलिक्यूल है तो आपको क्या करना है, बट आपको वहां पर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है कि उस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, यदि वो कैटायन है तो टोटल वैलेंस में से आप जितना चार्ज होगा कैटायन पर उतना कम कर देंगे। यदि वो एनायन है तो क्या करेंगे, आप उसमें उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको 8 नंबर से डिवाइड कर देना है। 8 नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। अब आपको डिवाइड करने के बाद 2 मिलेगा, आपको मिलेगा एक क्वेश्चन मिल सकता है, एक मिलेगा आपको रिमाइंडर मिल सकता है। जो क्वेश्चन क्यों है वो बताएगा आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको शो कर देगा, और जो रिमाइंडर है वो आपको बताएगा लोन पेयर के नंबर। रिमाइंडर को क्या करेंगे आप, जितना भी नंबर आएगा वो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको शो करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर को। ठीक है, ये 2 मेथड हम यूज में ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास में यहाँ पर CO2 है, मैं एग्जांपल नंबर 2 या मेथड नंबर 2 को फॉलो करना चाहता हूं, तो देखिए यहाँ पर CO2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कार्बन के पास मुझे मिलते हैं 4, ऑक्सीजन के पास में होते हैं 6, 2 ऑक्सीजन से मैंने 2 से 2 किया, 8 से डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 2 12 हो गया। 12 + 4 हो जाता है अपने पास में 16, तो उसको मैंने डिवाइड किया तो क्यों मिलेगा 2, एंड हमें यहाँ पर R मिल रहा है कितना, 0। R/2 कितना मिला, हमें 0 मिला। अब आपने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड को लोन पेयर को सम किया तो आपको मिलता है 2, और 2 का मीनिंग क्या हुआ, 2 पर हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, AsP। 2 पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, AsP। तो यहाँ पर नोट किया मैंने कि CO2 का हाइब्रिडेशन क्या है, फाइनली 2 का मीनिंग AsP होगा। और इसको आप एग्जाम्पल नंबर 1 से भी सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको CO2 का डायग्राम बनाना आता है तो मैंने इसको डायग्राम को ड्रॉ किया, और आप चेक कर लें कि कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर हैं। तो मैंने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को चेक किया तो मुझे यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। लोन पेयर कार्बन के पास एक भी नहीं है तो 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वापस ये sp हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। तो दोनों मेथड क्या है, सिंपल है, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 2 है या मेथड नंबर 2 है वो सभी मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल नहीं है कि ऐसे स्पीशीज जहां पर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यदि ओड नंबर में आ जाते हैं तो वहां पर ये रूल अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि इसके एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको हाइड्रोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे तभी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 1 अप्लाई किया तो ये रूल फेल हो जाएगा। जैसे अमोनिया की हम बात करें, अमोनिया में हाइड्रोजन है, वहां पर आपको 1 नहीं मानना है, वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के आपको मानना है 7। ओके, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो भाई ये दोनों हमने मेथड पढ़ लिए हैं, और दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम VLCPR को और हाइब्रिडेशन को दोनों को मिक्स करने वाले हैं। ओके, आइए हम मिक्स कर देते हैं दोनों को। नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे यदि मैं ध्यान सकता हूं तो मुझे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये AsP हाइब्रिडेशन का टाइप हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 का मीनिंग क्या हुआ, AsP हाइब्रिडेशन हुआ। अभी हमने ये बोला कि ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर लोन पेयर पहले कितने दिए, हमें 0 दिए गए हैं। लोन पे कितने यहाँ पर 0 दिए गए हैं, तो लोन पे यदि 0 होंगे बच्चों तो शेप कैसा होगा, शेप वहां पर होगा लीनियर। कैसा होगा,
भाई लोन पेयर 0 हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 2, और दोनों सिग्मा बॉन्ड को आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड है मॉलिक्यूल के पास में, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, दोनों में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को कम करने के लिए आप इनको दूर दूर कर देंगे। कितना दूर कर सकते हैं, आप इनको 180 पे लेके आ सकते हैं। मैंने इनको 180 पे लेके अरेंज कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि sp हाइब्रिडेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं, तो वो लीनियर शेप पे आ जाता है कुछ स्टेप से। ओके, और उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का रहेगा। ओनली कितने एंगल रहेंगे 180 के, एक ही एंगल रहेगा। इसका एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पर CO2 दे रखा है, मैं और नोट कर देता हूँ, यहाँ पर CH2 भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कार्बन के पास में 2 सिग्मा बॉन्ड शो किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ये लीनियर शेप में दिखाई देने लगा। नेक्स्ट, जहाँ पर आपको दिया गया है 3 नंबर का मीनिंग हुआ कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम 3 आ रहा है, तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, वो होता है sp2 हम मानते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले कंडीशन में आपको दिया गया है कि लोन पेयर आपको 0 रखने हैं। 3 का मीनिंग क्या हुआ, तीनों के तीनों क्या है, वहां पर सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो मैंने 3 पेन के यूज में लिया। सपोज करते हैं 3 पेन हमारे पास में इस टाइप से हैं और तीनों को मैं इस टाइप से अरेंज करूंगा कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम होगा। तो मैंने 3 सिग्मा बॉन्ड को इस टाइप से अरेंज कर दिया है और इनका एंगल मुझे दिखाई दिया 120 का। कैसा दिखाई दिया मुझे, यहाँ पर 120 का दिखाई दे रहा है। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी एटम इस शेप में आते हैं, शेप का नाम क्या होगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना है 120 का एक है, 120 का सेकंड है, 120 का थर्ड है। 120 के कितने एंगल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 एंगल हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 एंगल है 120 के। यहाँ ऊपर वाले में एक ही एंगल था 180 का। तो ये जो शेप बनता है इसे बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। ओके, ये शेप प्लेनर होता है क्योंकि सभी एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो इसे हम बोलेंगे प्लेनर। एग्जांपल ये आप दिया, आपको यहाँ पर BF3 दिया है, आप और भी लिख सकते हैं LCl3 भी नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने LCl3 में नोट किया। एग्जांपल हम बना देते हैं, बोरोन का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। बोरोन ट्राइफॉस्फेट का डायग्राम बनने के बाद में मुझे यहाँ पर सिर्फ बोरोन के पास में 3 ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर नहीं है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 3 + 0 बराबर sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। बॉन्ड एंगल 120 के होते हैं, वो भी कितने होते हैं 3। ओके, नेक्स्ट में पाते हैं। अब अभी हमारा हाइब्रिडेशन चल रहा है, sp2 ही चल रहा है। अब हमने कंडीशन को चेंज कर दिया है। अब हमने क्या किया कि जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है उसमें हमें एक को लोन पेयर मानना है और 2 को मानना है बॉन्ड पेयर, मींस सिग्मा बॉन्ड। अब मान के चलिए ट्राइगोनल प्लेनर है, मान के चलते हैं कि ये ऊपर वाला एक लोन पेयर है। अब आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में रहेगा 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब वो जो भाई लोन पेयर आपने बनाया है, नया जो लोन पेयर यहाँ पर होगा, वो क्या करेगा, वो रिपल्शन करेगा बॉन्ड पेयर को। तो लोन पेयर ने इसको रिपेल किया, तो ये 120 का एंगल थोड़ा कम हो गया, इधर से भी कम हो जाता है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जब 2 सिग्मा और एक लोन पेयर होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा कम हो जाता है। और शेप कैसा आता है बच्चों, शेप आता है वी शेप। इसको आप सीधा कर देंगे तो ये वी शेप दिखाई देगा, या इसको हम बेंट बोल सकते हैं, या इसको हम एंगुलर भी कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 से लेस। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है SO2 के बारे में। तो SO2 का डायग्राम मुझे याद है, ये सल्फर है, सल्फर के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मैंने ऐड किया। सल्फर के पास में एक लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ पर 2 सिग्मा मुझे एक लोन पेयर दिख रहे हैं। 2 सिग्मा एक लोन पेयर का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे मुझे ये वी शेप दिखाई देगा। और SO2 का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो SO2 का दिए मैं बॉन्ड एंगल चेक करता हूँ, उसका बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 117 डिग्री का होता है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। अब हम आते हैं 4 नंबर पे, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम आना चाहिए 4 का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन का टाइप कौन सा हो जाएगा, sp3। कौन सा हो रहा है बच्चों यहाँ पर, sp3। अब sp3 में मुझे स्टार्टिंग में लोन पेयर शो नहीं करने हैं, मुझे 4 बॉन्ड को S टाइप से अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। तो आपका आंसर होगा कि 4 बॉन्ड को आप 90 के एंगल पर रखेंगे तो इनमें रिपल्शन कम से कम होगा। तो भाई बच्चों साइंटिस्ट ने और ध्यान दिया कि 90 पे तो हम रख सकते हैं, क्या 90 से भी क्या ज़्यादा हम एंगल बढ़ा सकते हैं इसका। तो उन्होंने एंगल को बढ़ा के भी चेक किया, तो उन्होंने कहा हमसे कि हम इसको 90 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए एक बॉन्ड ऊपर रखा मैंने, एक बॉन्ड को मैंने यहाँ पर स्टेप से रख दिया है, एक बॉन्ड को हमने यहाँ रखा है, एक बॉन्ड को हमने यहाँ पर रख दिया है।
तो ये जो बॉन्ड एंगल आया है ये तो था 90 का, ऐसा था ये 90 का, इसको मैं छोड़ता हूं तो ये 90 से थोड़ा बढ़ जाएगा, ये हो गया है 109 का। कितना हो चुका है ये 109 का। तो 109 का एक एंगल है, दो एंगल है, तीन एंगल है, नेक्स्ट चार एंगल है 109 के, 109 का नेक्स्ट 5 और 109 का 6, तो यहाँ पर 6 एंगल मुझे दिखाई दिए हैं। और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप ऐसे को कहते हैं हम, क्योंकि मैं 1 2 3 पॉइंट को मिलाता हूं तो यहाँ बनेगा एक हेड्रल, यहाँ बनेगा सेकेंड हेड्रल, यहाँ बनेगा थर्ड हेड्रल, यहाँ बनेगा नेक्स्ट हेड्रल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ही एटम प्लेन में है और कुछ एटम प्लेन में नहीं है, तो ये जो शेप बनता है ये होता है नॉन प्लेनर। ओके, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री का और कितने एंगल होंगे यहाँ पर 6 एंगल हो जाते हैं। तो मैंने नोट किया यहाँ पर ये होता है 6 एंगल है और इसका एग्जांपल है मीथेन। ठीक है, मैंने मीथेन का डायग्राम ड्रॉ किया, तो मीथेन का डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। कार्बन ने बनाए 4 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम 4 बॉन्ड को अरेंज कर देंगे टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। ओके, नेक्स्ट पर भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास जो ज्योमेट्री दे रखी है, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री आपको दे रखी है, इसके अंदर आपको एक लोन पेयर शिफ्ट करना है। ओके, अब आपके पास रहेंगे 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। कितने रहेंगे अपने पास? 3 सिग्मा और एक लोन पेयर रहेंगे। अब ये लोन पेयर कहाँ रखें? आप चाहे तो लोन पेयर आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सब तरफ से हमें सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल सब तरफ से सेम होता है। तो मैंने लोन पे रख दिया, कहां पर? ऊपर रख देते हैं ना, ऊपर में लोन पे को यहीं शिफ्ट कर दिया। अब भाई जो लोन पे होगा वो बॉन्ड पे को रिपेल करेगा, तो इसने रिपेल किया ऐसा, फिर इसको रिपेल किया ऐसा और इसको इससे रिपेल कर दिया। यहाँ पर रिपल्शन के बाद में जो 109 डिग्री का एंगल था वो पहले से क्या हो चुका है? लेस हो चुका है, कम हो चुका है। और जो शेप में हमें मिला है वो मेरा हमें पिरामिडल शेप दिखाई दे रहा है। 3 पॉइंट पर है तो उसको बोल सकते हैं हम ट्रायगोनल पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं। और जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर 109 से कम है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पर इसको मान के चलते हैं कि ये 107 के अप्रोक्सीमेट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया कि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर होने पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पर पिरामिडल शेप मिलता है। ज्योमेट्री तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होती है और शेप क्या होगा? यहाँ पर पिरामिडल शेप होता है। तो मैंने यहाँ पर शेप लिख दिया है, ऊपर इसकी ज्योमेट्री को हमने शो किया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, इसलिए इसका शेप क्या जाता है बच्चों? पिरामिडल शेप आ जाता है। ओके, नेक्स्ट में बातें हैं। अब मुझे टेट्राहेड्रल शेप के अंदर ही, जहां पर हम पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडेशन अभी भी, और यहाँ पर हम sp3 वापस देख रहे हैं कि जहां पर टेट्राहेड्रल शेप है, अब मुझे यहाँ पर 2 लोन पेयर को शिफ्ट करना है। अब मैं 2 लोन पेयर को शिफ्ट करता हूं। एक लोन पेयर मान लेते हैं इस टाइप का लोन पेयर है, एक लोन पेयर हम मान लेते हैं कि ये वाला लोन पेयर हुआ। ओके, 2 लोन पेयर को हमने शिफ्ट कर दिया है। लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। अब आपके पास 2 सिग्मा बचे हैं, है ना, तो दोनों लोन पेयर को रिपेल करेंगे, तो दोनों लोन पेयर की रिपल्शन से ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे, पास पास जाएंगे। अब बॉन्ड एंगल बच्चों 107 से भी और डाउन हो चुका है। ये अप्रोक्सीमेट कितना जा चुका है? 104 तक होता है ना, 103 104 तक ये आपको मिलेगा। तो ये जो शेप में हमें मिला है ये मिला हमें वी शेप, बेंट या एंगुलर, इसको हम बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा पर भी हमें वी शेप मिलता है, तो हमने इसको बेंट बोल दिया है। आप इसको वी शेप भी कह सकते हैं और उसका जो बॉन्ड एंगल आया है वो 104 डिग्री का होगा। जैसे वाटर की हम बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, बाकी यहाँ पर 2 लोन पे हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडेशन है 2+2 के अकॉर्डिंग sp3 हुआ, शेप हो गया इसका बेंट हो गया, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हो गया 104 डिग्री का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। अब आता है हमारे पास में 5 नंबर। 5 नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि आपको यहाँ पर 5 ऑर्बिटल को यूज में लेना है। तो 5 का मीनिंग हुआ कि 5 पर होता है हाइब्रिडेशन sp3nd। अब आपके पास नया हाइब्रिडेशन है sp3nd। अब sp3d के अंदर आपको करना है भाई 5 बॉन्ड को अरेंज करके दिखाना होगा। अब भाई 5 बॉन्ड तो हम किस टाइप से अरेंज करेंगे? देखिए, सपोज करते हैं एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, और बाकी हमने 3 बॉन्ड को ऐसा अरेंज कर दिया है, कुछ ऐसा अरेंज किया और कुछ ऐसा अरेंज किया। ओके, हमने यहाँ पर 5 बॉन्ड को स्टेप से अरेंज कर दिया है। आपको दिखा देता हूं मैं। ये 3 बॉन्ड तो मैंने इस प्लेन में लिए हैं, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल प्लेन बोलते हैं। 1 2 3
तीनों का शेप मुझे दिख रहा है ट्रायगोनल दिख रहा है, और मैंने दो बॉन्ड को, एक को ऊपर एक को नीचे शिफ्ट कर दिया है, इसको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। अब आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम बॉन्ड एंगल की बात करने वाले हैं। पहले इस बॉन्ड से इस बॉन्ड का एंगल 90, यहां से भी 90, यहां से भी 90, 90 के 3 ऊपर बने हैं, 90 एक और, 90 एक और 90 एक और, 90 के अब अपने पास में 6 बॉन्ड हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 90 के यहाँ पर कितने बॉन्ड होंगे? 6 बॉन्ड होंगे। मैं ऊपर वाले बॉन्ड और नीचे वाले बॉन्ड का एंगल चेक करता हूं तो ये 180 का होगा। 180 का सिर्फ आपको एक ही बॉन्ड एंगल दिखाई देगा। नेक्स्ट यदि हम इस प्लेन में चेक करें तो ये 120 का बॉन्ड है, ये भी 120 का बॉन्ड है, ये भी 120 का बॉन्ड है। इन्हें 120 के कितने दिखाई देंगे? आपको 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। अब हम शेप की बात करें तो यदि मैं इसको ऊपर 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 मिला देता हूँ, नीचे से भी इसको मैं मिला देता हूँ तो ऊपर बन जाएगा पिरामिड, नीचे भी बनेगा पिरामिड। दो बन चुके हैं पिरामिड। जिसका मीनिंग क्या हुआ? ये ट्रायगोनल से 2 पिरामिड बने हैं, तो उसका नाम होगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप। और सभी एटम सेम प्लेन में नहीं है, कुछ ऊपर भी है, कुछ नीचे भी, कुछ प्लेन में भी है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। ओके, तो यहां पर हमने आंसर दिया कि ASP3D के अंदर जो मेन ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप बनती है। एग्जांपल है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 5 बॉन्ड को बना सकते हैं, जैसे मेरे पास में सिंपल है PCl5। PCl5 में 5 बॉन्ड मुझे बनाना है। 5 बॉन्ड को मैं अरेंज करूंगा कुछ इस टाइप से। 3 बॉन्ड तो मैंने बना दिए इक्वाटोरियल वाले, और 2 बॉन्ड बना दिए मैंने एक्सियल वाले बना दिए हैं। यहाँ पर हमने इसको Cl से ऐड कर दिया है, तो ये हमें इस टाइप से 2D में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब नेक्स्ट में पाते हैं कि ट्रायगोनल जो बाई पिरामिडल जो शेप है उसमें हमें क्या रखना है? उसमें हमें यहाँ पर लोन पे शिफ्ट करना होगा। अब लोन पे शिफ्ट करने की कंडीशन है कि या तो आप एक्सियल कंडीशन में रखें, या तो ऊपर नीचे रखें, या फिर आप इक्वाटोरियल कंडीशन में रखें। जो आपके पास 1 2 3 है, कहाँ रखेंगे भाई बताइए? यदि हम उसको ऊपर रखते हैं लोन पेयर को, तो लोन पे क्या करेगा बच्चों? इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, और इसको भी रिपेल करेगा। वो 3 बॉन्ड को रिपेल करेगा, और हमें रिपल्शन पसंद नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? हम उसको यहां रख के देखते हैं, या फिर यहां रखते हैं, या फिर यहां रखते हैं। यदि हमने उसको यहां रखा तो यहां से रिपल्शन काफी दूर तक नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपर, ये भी काफी दूर तक पहुंच नहीं पाएगा। मतलब यहां रखने पर रिपल्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप में जब भी आप लोन पे को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? आप इक्वाटोरियल पोजीशन पर ही रखेंगे। तो मान के चलते मैंने कि यहाँ पर इसको मान लिया कि लोन पे है, ये हटा दिया हमने लोन पे के फॉर्म में। और जब लोन पे आया तो उसने इसको हल्का सा स्लाइटली बेंड किया, जैसे भी इसको बेंड किया, और जो 120 का एंगल था वो पहले से कम हो चुका है। वो जो लोन पेयर था वो उसको भी हल्का सा बेंड करेगा, नीचे से इसको बेंड करेगा, यानी 180 वाला भी अब कम हो चुका है और 90 वाला भी कम हो चुका है। और जो शेप मिला मुझे वो कौन सा मिला है? वो मिला मुझे सीसो शेप मिला है। जो झूला होता है पार्क में, इसको होता है हम सीसो, उस टाइप का बोलते हैं हम, इस टाइप का हमें शेप यहाँ पर मिला है। यहाँ पर हम ध्यान से देखें बच्चों तो कुछ एटम एक सेम प्लेन में है, कुछ एटम डिफरेंट प्लेन में है, तो यह नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल नॉर्मल से हमेशा कम होते हैं, मतलब 120 से भी कम होंगे, 90 वाले भी कम होंगे, और 180 वाले भी कम होंगे। तो ये हो गया सीसो शेप। इसका एग्जांपल हमें दिया है SF4 की। हम बात करें यहाँ पर SF4 में हम नोट करते हैं कि सल्फर के पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 एक्सियल फॉर्म में हमने नोट किए हैं, 2 को हमने इक्वाटोरियल फॉर्म में अरेंज कर दिया है, और एक लोन पेयर बन चुका है। तो शेप में क्या आ गया? ये शेप आ जाता है इसका सीसो शेप हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया अपने पास में सेकेंड नंबर का इसका कंडीशन हो चुकी है। नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों यहाँ पर यदि हमारे पास में अब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल वापस ज्योमेट्री हम बना देते हैं, क्योंकि अभी हाइब्रिडेशन कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है ASP3D ही चल रहा है। यदि मैं इसको वापस अरेंज करता हूँ कुछ स्टेप से, तो यहाँ पर हमें अब कंडीशन रखनी है 2 लोन पेयर की। आप देखिए इसका टेबल के अंदर, तो आपको यहाँ पर 3 तो क्या रखना है? 3 रखना है आपको सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या रखना है? लोन पेयर। लोन पेयर के जो पोजीशन है वो रियल में कहाँ होती है? वो होती है इक्वाटोरियल पर। माना कि एक लोन पेयर ये वाला है, एक लोन पेयर ये वाला है। अब आपके पास बचेगा कुछ इस टाइप का शेप बचेगा। दोनों के दोनों लोन पेयर कुछ इसको रिपेल करेंगे, थोड़ा सा इसको भी रिपेल करेंगे। तो ये टी शेप तो हमें दिखाई दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से मुड़ा हुआ है, थोड़ा नीचे से मुड़ा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं हम बेंट टी शेप, या आप इसको टी शेप भी कह सकते हो। यहाँ पर जो 90 का एंगल था वो कम होगा, यहाँ भी नीचे 90 का एंगल भी क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टी शेप में
दो एंगल होते हैं, दोनों ही 90 से कम होते हैं। डायग्राम को हम बना के देखते हैं। Cl के पास में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक काम आया विद फ्लोरीन, 2 काम आया विद फ्लोरीन, 3 काम आया विद फ्लोरीन, और बाकी लोन पेयर के फॉर्म में रखे हुए हैं। तो ये 2 लोन पेयर हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और हमने बना दिया इसको टी शेप। नेक्स्ट पे बात है, यदि मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप को अब लास्ट टाइम चेंज करना चाहता हूं, जहां पर मैं रखूंगा कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। लोन पेयर के पोजीशन आपको पता है, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, 3 लोन पेयर हो चुके हैं। अब मेरे पास में एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, तो हमें शेप कैसे दिखाई दे रहा है, लीनियर। कैसे दिख रहा है पर लीनियर। रिपल्शन नीचे भी उतना ही है, ऊपर भी उतना ही है, नहीं ये एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर 3 लोन पेयर हो, 2 सिग्मा बॉन्ड हो, वो हमेशा क्या दिखाई देगा आपको, लीनियर दिखाई देगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर होगा 180 का एक ही एंगल होगा। तो ये हमने आंसर दिया कि ये भी sp3d हाइब्रिडेशन था, ये भी sp3d हाइब्रिडेशन था, और यहाँ पर हमें 180 का दिखाई दिया है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है जिनोन का। जिनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में काम आया, 2 काम आया बॉन्डिंग में, 3, 4 काम नहीं आ रहे हैं, 5, 6 भी काम नहीं आ रहे हैं, 6, 7 भी काम नहीं आ रहे हैं, 7, 8 भी काम नहीं आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हो चुके हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका हाइब्रिडेशन sp3d है। ज्योमेट्री कहलाएगी कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप कौन सा है इसका, लीनियर कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं हम 6 बॉन्ड के अंदर, जहां पर से 6 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। भाई आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड को आपको ऐसे अरेंज करना है कि मॉलिक्यूल में रिपल्शन कम से कम हो। भाई उसको हम कैसे अरेंज करना चाहेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं कि 4 बॉन्ड को तो हमने इक्वाटोरियल प्लेन में अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट हमने 2 बॉन्ड को, एक को ऊपर एक को नीचे अरेंज कर दिया है, जिसको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अब हमें देखना है, पहले बॉन्ड एंगल की बात करें, 90 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर 8। 90 के अभी हमें 8 एंगल दिखाई दिए। नेक्स्ट ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो अब हो चुके अपने पास में 12 एंगल हो चुके हैं 90 के। 180 की मैं बात करूं तो 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 180 के कितने एंगल हो गए, 3 एंगल हो चुके हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, मोस्टली हम इसमें बात करते हैं 90 के एंगल की। तो 90 के कितने एंगल है यहाँ पर, 12 एंगल हो जाते हैं। ऐसा डायग्राम कौन बनाएगा, जो 6 सिग्मा बॉन्ड शो करेगा वही बनाएगा। तो देखिए हम शो करते हैं यहाँ पर sf6 की हमने बात करी है। सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बन जाएगा आपके पास में एक नई ज्योमेट्री, जिसको हमने नाम दिया है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें 8 हेड्रल हैं। 1 हेड्रल, 2 हेड्रल, 3 हेड्रल, 4 हेड्रल और 4 नीचे से हेड्रल बना देंगे हम। तो ये बन चुका अपने पास में ऑक्टाहेड्रल, हमें शेप यहाँ पर दिखाई दिया। और हाइब्रिडेशन का जो टाइप है बच्चों, यहाँ पर 6 है, तो 6 का मीनिंग क्या हुआ, एक एस, 3 पी और 2 डी ऑर्बिटल काम आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम sp3d2। ओके, और ये जो शेप है इसको आप कैसे भी टर्न करेंगे, ये आपको सब तरफ से सेम एंगल ही दिखाई देगा, सेम ही दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट अब मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर एक लोन पेयर शिफ्ट करना चाहता हूं। तो भाई लोन पेयर कहाँ शिफ्ट करें, कंडीशन तो ये कि हमें जनरली कहाँ करना चाहिए, इक्वाटोरियल में करना चाहिए, क्योंकि इक्वाटोरियल में रिपल्शन की वैल्यू कम होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो शेप है ऑक्टाहेड्रल का, ये सब तरफ से सेम है, आप कहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ रखते हैं तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, आपने यहाँ रखा तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। तो लोन पेयर की जो पोजिशन होती है sp3d2 के अंदर, वो एनीवेयर कहीं भी हो सकती है। ओके, आप कहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करते हैं मैंने लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, लोन पे स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करता है, तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये ऊपर एक बॉन्ड दिखाई देगा, नीचे एक लोन पेयर है, और वो लोन पेयर क्या करेगा, सभी बॉन्ड को हल्का हल्का सा क्या करेगा, वो रिपेल कर देगा। तो आपको कुछ ये स्टेप्स दिखाई देगा, ये सारे बॉन्ड थोड़े से बेंट हो रहे हैं, नहीं ये अम्ब्रेला शेप दिखाई देगा आपको। या आप बोल सकते हो कि जो नीचे स्क्वायर बना हुआ है उससे हम ऊपर एक बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल शेप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे के लोन पेयर है जो रिपल्शन करता जा रहा है। रिपल्शन की वजह से सारे एंगल क्या हो जाएंगे, नॉर्मल जो 90 थे उससे आपको कम दिखाई देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने नोट किया हाइब्रिडेशन अभी sp3d2 ही रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ चुका है। शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। बॉन्ड एंगल सारे के सारे 90 से कम हो जाते हैं। और हम नोट कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ब्रोमीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। और ये मैंने नोट किया फ्लोरीन को इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। यहाँ पर अभी कितने बॉन्ड बने हैं भाई? 5 बन चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं जो लोन पे की तरह एक्ट करते रहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि BrF5 में 90 के कितने एंगल हैं। तो जब आप डायग्राम बनाने बैठेंगे बच्चों तो आपको लगेगा 90 के इसके अंदर तो काफ़ी सारे एंगल दिखाई दे रहे हैं, पर 90 के एंगल कितने इसके अंदर? 90 के एंगल यहाँ पे 0 है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से सारे के सारे एंगल थोड़े से बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो 90 का एक भी एंगल इसमें नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर पर हमें वापस रिपीट किया गया है, तो नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं हम दूसरा है स्लाइड को। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में हम बात करें कि अब कौन सा शेप आएगा। ये ऑक्टाहेड्रल में मैं वापस रख देता हूँ 2 लोन पेयर। अब मुझे कितना रखना है? 2 लोन पेयर रखना है मुझे। माना कि एक लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे, एक ऊपर है एक नीचे, तो दोनों लोन पेयर को मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर बचेगा मेरे पास में सिर्फ स्क्वायर शेप बचेगा। कौन सा बचा है यहाँ? ओनली स्क्वायर प्लेनर। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी sp3d की। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया, सॉरी sp3d2 की। यहाँ पर कितने? 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं जो ऊपर और नीचे रखे गए हैं, ऊपर नीचे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो नीचे से ऊपर से रिपल्शन बराबर होने की वजह से कितने दिखाई देंगे आपको? बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा 90 का ही दिखाई देगा। ओके, शेप का नाम क्या होगा? शेप का नाम होगा यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल आपको यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो भाई जहां पर आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हो और 4 सिग्मा दिख रहा हो, ऐसा एग्जाम्पल सर्च करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि यह होगा जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड में जिनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से मैंने 2 लोन पेयर को पहले अरेंज कर दिया एक्सियल पर, बाकी 4 फ्लोरीन को हमने आमने सामने ड्रॉ कर दिया है इस टाइप से। ओके, तो ये बन चुका है कंप्लीट स्क्वायर प्लेनर जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जहां पर 90 के 4 एंगल आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट में बात करें भाई, इसके बाद में लास्ट जो हाइब्रिडेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है sp3d3। क्या नाम होगा उसका? sp3d3। तो कितने ऑर्बिटल हो चुके हैं? एक s 3p और 3d। ओके, 7 की हम बात कर रहे हैं। अभी हम 7 को कैसे अरेंज करेंगे? हमारे पास 7 पेन तो अभी है नहीं, चलिए हम बना देते हैं। हमने इसको अरेंज किया कुछ स्टेप से कि 5 जो बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? 5, उनको आप ऐसे अरेंज करेंगे। आपने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। ओके, ये आपको भगवान ने 5 फिंगर दी है, हो सकता है इसलिए दी हो कि आप इसके अंदर आप इस शेप को, ज्योमेट्री को समझ सके, है ना। तो ये 5 फिंगर है, 5 फिंगर बराबर एंगल पे आपको रख देनी है। मतलब आपके एंगल नहीं है अभी, आप फील करें कि सब 5 फिंगर सब यहाँ पर बराबर एंगल पर हैं। एक बॉन्ड को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे और एक बॉन्ड को आप यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि डायग्राम हमें कैसे दिखाई देगा। डायग्राम हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। जब आपके पास 5 सिग्मा होंगे और 0 लोन पेयर होंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस टाइप से कि सेंटर में एटम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड जिसको हमने फिंगर नाम दिया है अभी यहाँ पर, ये इस टाइप से अरेंज हो चुके हैं। और इस डायग्राम में एक ऊपर बॉन्ड है, एक नीचे भी बॉन्ड है। तो हमें ये शेप कुछ इस टाइप से दिखाई दिया। अभी इस शेप का नाम क्या हुआ? इस शेप का नाम हुआ कि यदि मैं ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को इक्वाटोरियल पॉइंट से मिला देता हूं तो यह बन जाता है यहाँ पर एक पिरामिड का फॉर्मेशन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से भी और नीचे से भी एक पिरामिड बन जाएगा। तो उसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो चुका है पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप। ओके, यहाँ पर हम बात करें भी बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं कि पेंटागोनल में ये वाले एंगल होते हैं 72 के। तो 72 के कितने एंगल होंगे? 72 के एंगल मिलेंगे मुझे 5। यहाँ पर पेंटागोनल ऊपर वाले बॉन्ड से बनाएगा 90 के एंगल बनाएगा। 90 का 1 2 3 4 5 एंगल, और 5 यहाँ से बन जाएंगे। 5 and 5 10, तो 90 के हो चुके हैं कितने एंगल? 10। और ऊपर नीचे जो हमने पेन को अरेंज किया था इस टाइप से एक्सियल बॉन्ड में, वो कौन सा होगा? वो होगा 180 का 1। तो यहाँ पर हमने नोट किया 180 का ओनली 1 एंगल। ओके, तो इस टाइप से बच्चों हमने क्या किया? इस टाइप से हमने यहाँ पर sp3d3 को हमने
शो किया यहाँ पर। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक ऐसा मॉलिक्यूल फेमस है जिसका नाम है IF7, जहाँ पर आयोडीन सेंटर में होता है और बाकी फ्लोरीन सराउंडिंग फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। और 7 बॉन्ड को हमने अरेंज किया है पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप में। तो ये IF7 को शेप मिलेगा, ये ज्योमेट्री मिलेगी, वो बोल सकते हैं हम कौन सी है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होगी। तो इस टाइप से बच्चों यहाँ पर हमने हाइब्रिडेशन को लगभग पढ़ लिया है। फिर पेंटागोनल में यदि आप एक लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे तो वो बचेगा कौन सा, मान के चलिए यहाँ पर एक लोन पेयर शिफ्ट कर दिया हमने, पर एक बॉन्ड आपको दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे हम पेंटागोनल पिरामिडल शेप। यदि आप इसको भी हटा देते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा, ओनली पेंटागोनल प्लेनर भी दिखाई देगा। तो भाई इस टाइप से बहुत सारे डायग्राम थे हाइब्रिडेशन के अंदर। हमने VSC पेयर के साथ साथ यहाँ पर किसको स्टडी किया, हमने यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, हाइब्रिडेशन को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में पाते हैं हम इस टाइप से आपको ये टेबल को स्टडी कर लेनी है। यहाँ पर टेबल को पढ़ने के बाद में नेक्स्ट में पाते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी रह चुकी है ना, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भाई वैलेंस शेल से ही सारा काम होता है, वैलेंस शेल से ही बॉन्ड पेयर बनते हैं, वैलेंस शेल में ही लोन पेयर होते हैं, वहीं रिप्रेशन होता है, उससे शेप बनता है, उससे बॉन्डिंग आता है, उससे लेंथ आती है, सब कुछ उससे होता है ना। देखते हैं यहाँ पर VPT हमें क्या बोलती है, VPT हमें बोलती है कि भाई बॉन्ड कैसे बना। भाई हाइब्रिडेशन में पढ़ लिया कि हमने एक बॉन्ड ऊपर रखा, एक बॉन्ड नीचे रखा, एक बॉन्ड ऐसे रखा, तो भाई बॉन्ड बनता कैसे। और आप बार बार बोल रहे हैं कि बॉन्ड है, बॉन्ड है, इनका कोई नाम होता है क्या सारे बॉन्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, सबकी स्ट्रेंथ सेम है, कुछ चेंजेस है इसके अंदर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे VPT में ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करके। भाई VPT वाले क्या बोलते हैं कि भाई बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती है, वहां पे क्या होता है कि एटम को पास पाना पड़ता है, जो जिन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग करनी है वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग में डिफरेंट टाइप की होती है, कहीं पर वीक बॉन्ड बनता है, कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो इस टाइप का उन्होंने हमें डिस्कशन करके बताया। तो काफी ये लॉजिकल पॉइंट है कि भाई वो बॉन्ड बना कैसे है, क्या सभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्या सभी बॉन्ड वीक है, तो हम देखते हैं। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए अभी हम ओवरलैपिंग को इजीली डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ओवरलैपिंग की हम बात करें तो ऑर्बिटल पास में आते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से उनके अंदर क्या होगा, ओवरलैप करेंगे, वो ओवरलैप करने से क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आपको एक डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और दोनों एटम ने क्या किया, यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया हमें दिखाई दे रहा है इस टाइप से यहाँ पर, और दोनों के ओवरलैपिंग से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अब भाई ओवरलैपिंग इतना इजीली काम नहीं है कि हम इसको डायग्राम से देख सकें, इसको हमें 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। पहला बॉन्ड देखते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। साइंटिस्ट ने हमें ये बताया बच्चों कि भाई सिग्मा बॉन्ड नाम का कोई एक बॉन्ड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बॉन्ड होता है। वो कैसे बनता है आइए देखते हैं। एक पाई बॉन्ड भी होगा और एक डेल्टा बॉन्ड भी होगा, है ना। सिग्मा भी है, पाई भी और डेल्टा भी है। अब ये बनते कैसे हैं और कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, आइए डिस्कशन करते हैं हम। मैं बात करूं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में बच्चों, ना। सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है कौन कौन से ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे आप देखिए डायग्राम के अंदर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल को हम पास में लेके आ रहे हैं। पास में लेके आने के बाद में इनके बीच में क्या हुआ, सपोज कीजिए ऑर्बिटल्स हैं, दोनों पास में आए, पास में आने के बाद में उनकी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग होने के बाद में वहां क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। बताओ सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ओवरलैपिंग से बन सकता है, कौन कौन से ऑर्बिटल कैसे आएंगे, कैसे बॉन्डिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यदि 2 ऑर्बिटल है आपके पास में S और S, यदि उनको आप पास में लाते हैं तो वहां हमेशा क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे कि ये S है और ये S है, दोनों को मैं पास में लाता हूं, पास में लाने के बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बनेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हमने देखा AsP ओवरलैपिंग। एक S होगा, एक डबल शेप वाला P होगा। स्पेरिकल को डबल शेप के पास में लाएंगे, टच कराएंगे, वो टच हो जाते हैं, ओवरलैप करेंगे, तो वहां भी क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं हम PP ओवरलैपिंग। भाई PP ओवरलैपिंग से भी क्या बनता है, PP ओवरलैपिंग से भी वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कब होगा, जब एक P इस डायरेक्शन से आएगा और एक P इस डायरेक्शन में आएगा और दोनों P इजीली टच हो जाते हैं और ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन
हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में बात हैं में हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूँ एसएस की, तो एसएस का एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल देखते हैं हम यहाँ पर H2 की बात करें, हाइड्रोजन में S ऑर्बिटल है, ये भी S ऑर्बिटल है, दोनों को मैं पास लेता हूँ, ओवरलैप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग के द्वारा, इसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। ओके, कौन सा बना है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब हम बात करते हैं AsP है ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो AsP ओवरलैपिंग में एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन विद फ्लोरीन का, हाइड्रोजन के पास में होता है एक होता है इलेक्ट्रॉन S का, और फ्लोरीन के पास होता है एक P ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, जिसको बॉन्डिंग करनी होती है। दोनों को हम पास में लाते हैं, पास में लाने के द्वारा यहाँ पर बनता है एक नया बॉन्ड जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। तो HF मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, PP की हम बात करें तो PP ऑर्बिटल को आपको क्या करना होगा, सेम एक्सिस से पास में लाना होगा। एग्जांपल ये मैंने F2 का है, Cl2 का है, एसेट्रा Br2 वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों मॉलिक्यूल में एक P ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दूसरे टर्म का भी P ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, दोनों पास पाते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड को बना लेते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को इजीली समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग हमें यह पता लग चुका है कि भाई सिग्मा बॉन्ड बनता तो है लेकिन ऑर्बिटल को यहाँ पर टच होना जरूरी है, ओवरलैप करना जरूरी है, तभी वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट में बात है पाई बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड सेकेंड टाइप का बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड की हम बात करें तो यहाँ पर ये लैटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से इनका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं हम। हमारे पास में यहाँ पर दो P ऑर्बिटल हैं जो लेटरल पोजीशन पे रखे हुए हैं, वो इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं है, वो किस पोजीशन पर है, लेटरल पोजीशन पर है। अब लेटरल पोजीशन पे होने पे क्या होगा बच्चों, लेटरल पोजीशन पे होने पर वो पास में आएंगे और दोनों टच होने की कोशिश करेंगे और इस टाइप से वो ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फॉल्स ओवरलैपिंग कहलाती है, ये ट्रू ओवरलैपिंग नहीं कहलाती है, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। और प्रॉपर ओवरलैप नहीं करेंगे तो ये बनता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड इसी वजह से वीक होता है क्योंकि इसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में बात हैं आपके पास में एक P ऑर्बिटल वापस दिया गया है और यहाँ पर आपको टेट्रा जो लोब दिखाई दे रही है वो D का ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक P इस टाइप से रखा हुआ है और टेट्रा लोब वाला जो D ऑर्बिटल है वो भी इस टाइप से रखा हुआ है। दोनों को हम पास में ला रहे हैं और लेटरल साइड से इसको हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी P और D भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पे बात हैं, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन के फेज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव टाइप का नेचर होता है, तो वो ओवरलैपिंग कब करेंगे, जब दोनों ऑर्बिटल के फेज जो अपने प्लस प्लस से मैंने शो किए हैं, ये चार्ज नहीं है, ये फेज है, क्योंकि वेव की एक अपर फेज होती है एक लोअर फेज होती है ना। तो यदि दोनों के फेज आमने सामने सेम है तो वो ओवरलैपिंग जरूर करेंगे, और लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो वो हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा यहाँ पर कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है N2 का। N2 की मैं बच्चों बात करता हूं तो N2 में नाइट्रोजन के पास में मुझे यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड नंबर का जो नाइट्रोजन होगा उसकी भी सेम कहानी है, यहाँ पर भी S में 2 हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉन्डिंग का प्रोसेस देखना है। तो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक नाइट्रोजन के P ऑर्बिटल को ड्रॉ किया, ये P ऑर्बिटल है, ये नेक्स्ट P ऑर्बिटल है और ये एक नेक्स्ट P ऑर्बिटल है। ये हो गया 1 नाइट्रोजन जहाँ पर सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनका आप नाम रख सकते हैं, ये हो गया PJ PX ले लेते हैं, ये PY ले सकते हैं या ये PZ हो सकता है। एक्सिस आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमने जो सेकेंड नंबर का नाइट्रोजन लिया है उसकी भी सेम पिक्चर है, वो पास में आता है और इसे ओवरलैप करता है और हमने इसको भी इस टाइप से ड्रॉ कर दिया है। यदि आपने इधर PX लिया है तो आपको इधर भी PX ही लेना होगा। यदि आपका स्टेट वाला PY है तो ये भी PY होगा और ये जो थोड़ा टिल्ट हो रहा है इसको भी आप PZ ही नोट करेंगे। एक्सिस आप कुछ भी लें, आप X लें, Y लें, Z लें, जो भी आपकी इच्छा हो आप उससे इसको ओवरलैप करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर X एक्सिस से इसको क्या किया, ओवरलैप किया है। जहां पर भी ऑर्बिटल टच होंगे वहां क्या बनेगा बच्चों, वहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए
यहाँ पर पी एक्स तो मिल चुके हैं, लेकिन पी वाई, अब पी वाई यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं ओवरलैपिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं ओवरलैपिंग को ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो दोनों एटम के न्यूक्लियस में रिपल्शन भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो पी वाई है और पी वाई जो कभी मिल नहीं सकते हैं, ये दूर से ही अपने आप को अट्रैक्ट करते रहेंगे, दूर से इनमें अट्रैक्शन रहेगा और दूर से अट्रैक्शन रहेगा तो बनेगा कौन सा बॉन्ड बच्चों, पाई बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि लैटरल पोजीशन पर है। सेम कहानी पीजेड के साथ है, पीजेड और पीजेड भी अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, दूर से इनके बीच में अट्रैक्शन किया और यहाँ भी मैंने दूर से अट्रैक्शन की वजह से लेटरल ओवरलैपिंग को कंप्लीट किया और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि N2 के बीच में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड दिखता है, जहाँ पर होती है कौन से ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और मॉलिक्यूल का एक्सिस कौन सा है, px, क्योंकि px पर ही एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। बाकी जो दो पाई बॉन्ड है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सिस N2 का x है तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर, और पाई बॉन्ड कहाँ बन रहे हैं, y और z एक्सिस के ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर N2 का एग्जाम्पल को स्टडी किया। नेक्स्ट पे बात है बच्चों, हमें कहा जा रहा है कि पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। जैसे मान के चलिए अभी हमने N2 का एग्जांपल लिया, मेरे पास में 3 ऑर्बिटल हैं, ये हो गया अपने पास में पी वाई, ये मान लेते हैं हम कौन सा लिया हमने, ये पी एक्स और ये पी जेड, और इस टाइप से यहाँ पर हमने इसको इस टाइप से नोट किया। N2 में क्या हुआ, ये पी एक्स और ये पी एक्स आपस में आके टच हो गए, ओवरलैपिंग किया और कौन सा बॉन्ड बनाया इन्होंने, ये बनाया बॉन्ड सिग्मा। ऊपर वाला वाई वाई मिल नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, दूर से अट्रैक्शन में रहेंगे तो बनेगा कौन सा, पाई बॉन्ड। पीछे वाला जेड जेड ये भी नहीं मिल पाएंगे तो इनको लेटरल ओवरलैपिंग करनी होगी, ये भी क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो बताइए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, भाई जो टच होकर ओवरलैप कर रहा है वही तो स्ट्रॉन्ग होगा, जो दूर से बॉन्डिंग करेगा वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है, हमेशा वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके बच्चों, तो इस टाइप से हमने आंसर दिया कि पाई बॉन्ड वीक क्यों है। नेक्स्ट में बात है डेल्टा बॉन्ड। बट डेल्टा बॉन्ड बनता कैसे, डेल्टा बॉन्ड को हम देख लेते हैं। 4 लोब इंटरेक्शन, ये बनता है जनरली डी ऑर्बिटल को बनाते हैं। हम जानते हैं कि डी के पास में कितने होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ऑर्बिटल को मिक्स करके बताया आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास में कुछ इस टाइप के हैं, ये मान के चलते हैं डी का ऑर्बिटल है एक और ये हो गया टेट्रालोब वाला एक और हो गया डी का। तो भाई आप इनको क्या करेंगे, आप इनको ऐसे आमने सामने लेके नहीं आएंगे, ऐसे लेके आएंगे तो बनता है कौन सा, ये सब बनता है पाई बॉन्ड, ये होती है लेटरल ओवरलैपिंग, हो ना। यदि आप इनको आमने सामने लेके आते हैं तो इस लोब से इसके ओवरलैपिंग, इस लोब से इसके ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग और यहाँ पर ओवरलैपिंग, तो इसे बोलते हैं हम 4 लोब इंटरेक्शन। 4 लोब आमने सामने और 4 में इंटरेक्शन चल रहा है, इससे बनता है डेल्टा बॉन्ड बनता है। और ये हमेशा कौन बनाते हैं, ये बनाते हैं डी ऑर्बिटल से बनाते हैं। ओके, तो हमने आंसर दिया कि 4 लोब इंटरेक्शन को बोलते हैं हम डेल्टा बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट में बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ। भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिपेंड करेगी वो ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है या कितनी वीक हो रही है। हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो नंबर 1 पर हम देखते हैं कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस टाइप से हो रही है। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 1s2p 2s2p और 3s3p की। भाई एग्जांपल हमें ध्यान से देखा कि 1s है और 2p है, यहाँ पर 2s और 2p है और यहाँ पर 3s 3p है। ओके, तो यहाँ पे भी कॉमन चीज मुझे दिखाई दिया, s भी कॉमन दिख रहा है, तो चेंज क्या दिखा हमें 1 2 2 and 2 and 3 and 3। तो ये क्या इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर शेल नंबर 3 को ओवरलैप करना है, या शेल नंबर 2 वालों को ओवरलैप करना है, या शेल नंबर 1 and 2 वालों को ओवरलैप करना है। जितने कम शेल होंगे, जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर जाने पर शेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो ओवरलैपिंग भी क्या होगी, कम ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि जहाँ पर भी साइज फैक्टर कम में दिखाई दे रहा है आपको या शेल कम है, वहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी खासी रहेगी। ओके, नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं हम सेकेंड नंबर के फैक्टर की बात करें, तो मुझे एग्जांपल दिया है कुछ इस टाइप का कि यहाँ पर मेरे पास में है PNP
SNP एंड SS, यदि दो एटम SS ओवरलैपिंग कर रहे हैं या दो एटम SP कर रहे हैं या PP एक्सेल कर रहे हैं, तो कौन से ओवरलैपिंग वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, ये देखते हैं हमें। हम बात करें SS की, तो भाई SS में तो क्या होता है, SS में तो ओवरलैपिंग का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, क्योंकि S होता है स्पेरिकल, और स्पेरिकल में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, कोई एक्सिस फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी बॉन्डिंग हो सकती है। इसलिए ओवरलैपिंग क्या हो गया, हमेशा अनसर्टेन रहेगी, वीक रहेगी। SP की हम बात करें, S स्पेरिकल है, लेकिन एक P जो भी हम काम में लेंगे उसमें डायरेक्शन जरूर फिक्स होगी, या तो वो PX होगा या PY होगा या PZ होगा। तो 50% डायरेक्शन है सेकंड वाले में और 50% नॉन डायरेक्शनल है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है डायरेक्शन के आने से। हम बात करें PNP की, तो हमें कंफर्म ये याद है कि दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, सेम एक्सिस के होंगे, तभी वो ओवरलैप करेंगे, और सेम एक्सिस के होंगे, डायरेक्शन उसके अंदर होगी, तो वो ओवरलैप भी अच्छा खासा कर लेंगे। तो हमने आंसर दिया कि यहाँ पे P ओवरलैपिंग क्या है, कुछ ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया कि PP ओवरलैपिंग डायरेक्शन नेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है। नेक्स्ट बच्चों, अगला टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, हाइब्रिडेशन ऑफ फॉलोइंग स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर हम बात कर रहे हैं। PCl5 का दिया है हमें, PBr5 का दिया है, XCF6 का दिया है, N2O5 का दिया है, I2Cl6 का दिया है, Cl2O6 का दिया है ना। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ये दिया गया है सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड होना चाहिए, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, सारे के सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर सॉलिड मॉलिक्यूल हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं हाइब्रिडेशन ऑफ, इसको फॉलोइंग को लिख के हम कर सकते हैं सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल। ओके, अभी ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना ही होगा। जैसे आपको पता है कि सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई Na पे चार्ज कितना है, आप बोलते हैं +1, और Cl पे चार्ज कितना है, आप बोलते हैं -1। जैसे आपको ये बचपन से याद है, तो अब आपको यहाँ पर अब इनका भी आपको कैटायन और एनायन याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ PCl5 की, PCl5 का मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ और हम एनायन की बात करेंगे, तो आपको उनका कैसे ध्यान रखना है। PCl5 को आप अपने मन में 2 से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा P2 और Cl5। ये ट्रिक है, कोई बुक का मेथड आपको मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसका हम कैटायन एनायन कैसे याद करते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक बना रखा हमने कि PCl5 को आप मन में 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा P2 और Cl10। तो P2 Cl10 को आप आधे से कम देना आपको एक में Cl, और आधे से ज़्यादा में देना एक में Cl देना है आपको। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास 10 Cl हैं, तो मैं 50 से कम कर देता हूँ, 50 से कम होते हैं 4, 50 से ज़्यादा होते हैं 6, तो जिसको ज़्यादा दिया है वो माइनस होगा, जिसको कम दिया है वो प्लस होगा। नेक्स्ट हम बात करें PBr5 की, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, ब्रोमाइड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमाइड को आप इजीली ब्रेक कर दीजिए, ये ब्रोमाइड यहाँ पर अलग हो चुका है। अब अलग होने के बाद क्या बचा आपके पास में, PBr4, और बचा अपने पास में यहाँ पर प्लस। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जिनोन हेक्साफ्लोराइड की, यहाँ भी फ्लोराइड को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ बचेगा आपके पास जिनोन पेंटाफ्लोराइड प्लस चार्ज। यहाँ पर हम N2O5 की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा नया ट्रिक लगाना पड़ेगा। N2O5 में एक N को देना आधे से कम ऑक्सीजन, आधे से कम का मीनिंग हुआ कि आपको 2 देनी है, एक को देना आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन, तो माइनस हमने दिया NO3, जिसको ज़्यादा दिया उस पर माइनस, जिसको कम दिया उसको प्लस। I2Cl6 की हम बात करें, यहाँ पर 2 आयोडीन है और 6 Cl है, एक को हाफ से कम Cl, एक को हाफ से ज़्यादा Cl, तो हाफ हुआ 3 से कम हुआ 2 है ना, तो ये हो गया ICl2, एक हो गया ICl4, हाफ से ज़्यादा हो गया 4। ये जिसको ज़्यादा दिया वो माइनस है, जिसको कम दिया वो प्लस है। और Cl2O6 की हम बात करें, तो Cl2O6 में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर Cl2O6 की बात करते हैं, एक Cl को हाफ से कम ऑक्सीजन मीन्स 3 से कम करनी है तो O2, एक को हाफ से ज़्यादा देना है 4, तो ये ज़्यादा देने वाले को हमने लिखा माइनस, कम देने वाले को लिखा हमने प्लस। इस टाइप से हमने यहाँ पर सभी के क्या किया, कैटायन और एनायन को नोट कर लिया है। लेकिन आपको ये कब नोट करना है, जब ये सारे स्पीशीज सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है। यदि वो गैसेस फेज में तो आपको इनको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो कैटायन एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि Cl2O6 के कैटायन का हाइब्रिडेशन बताइए। तो आपको दिया Cl2O6 का दिया है,
तो उसके केटाइन का हाइब्रिडेशन पूछना है। तो आपको केटाइन यदि याद है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और आपको एनायन याद है तो आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, Cl2O6 Cl को हाफ से कम ऑक्सीजन देना है, एक को हाफ से ज़्यादा ऑक्सीजन देना है। हाफ होता है 3 से कम होता है 2, और 3 से ज़्यादा होता है 4। अब देखिए हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करते हैं। मैं काउंट करता हूँ ClO2 प्लस, तो क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को बनाना है, 2 वापस ऑक्सीजन को बनाना है। कितने बचे अब, 4 तो काम आ चुके हैं, 5 6 एक लोन पेयर हो गया, एक चला गया इलेक्ट्रॉन इसलिए प्लस आया है, तो इसका हमें शेप कुछ इस टाइप से दिखाई दिया। हाइब्रिडेशन की हम बात करें तो यहाँ पर 2 सिग्मा है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लोन पेयर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का मीनिंग हुआ sp2, शेप आ चुका है बेंट। ओके, Cl माइनस की हम बात करें तो Cl के पास में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मैंने 7 को ड्रॉ किया, सबको डबल बॉन्ड बनाना है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ऐसी है जिसको माइनस बनाना है। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर हमें 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ हाइब्रिडेशन कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर sp3 हमें दिखाई दिया। तो इस टाइप से आप सभी आयन का इजीली हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है।